हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स को लेकर आए हैं। फिजिक्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके बच्चों में थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी घबराहट होती है। मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स को आपके लिए इतने इजी वे में कर दूं कि आपको फिजिक्स नाइटमेयर्स ना दे, आपको फिजिक्स इजी वे में समझ में आए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर से। लाइट चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो है मिरर। दो मिरर होंगे, एक होगा कनकेव मिरर और एक होगा कन्वेक्स मिरर, और दोनों ही किस मिरर के पार्ट है? स्फेरिकल मिरर। तो अगर आप चम्मच को सीधी कर दें तो समझ लीजिए वो कनकेव मिरर है, अगर आप चम्मच को उल्टी कर दें तो समझ लीजिए वो कन्वेक्स मिरर है। ये मैंने कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाया है और ये मैंने कनकेव मिरर का डायग्राम बनाया है। एग्जाम में कई बार कनकेव मिरर को डायरेक्टली कनकेव नहीं बोलते हैं कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग। अब ऐसा क्यों कहते हैं, अब वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले एफ मतलब फोकस। फोकस क्या है? जहां पे इमेज बनता है जैसे कैमरे का या मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्प्ले, जहां पे आप स्क्रीन में चीजों को देखते हैं। इमेज कहां बनता है? मिरर के फोकस में, यहीं पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी लाइन गई है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट डू वी टर्म इट एज? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और ये जो मिड है, ये जो आर्क है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसके सेंटर को हम कहते हैं बच्चों पोल। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको हम कहते हैं बच्चों फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको हम कहते हैं, यानी कवर हो रहा है ये वाला, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे आप जानते हैं बच्चों, ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहां से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो समझ में, स्फेरिकल सरफेस में यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक और बात, ये जो डिस्टेंस है ये इसका हाफ होता है, मतलब जो f होता है वो r/2 होता है। फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। और अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इट विल बी डबल। ये इसका डबल है और ये इसका हाफ है। ठीक है बच्चों, ये। अब कनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस डायग्राम को रब करके आपको बताऊंगा कि कनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आने के चांसेस हैं क्वेश्चन में, थ्योरी में ये पूछ सकता है व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे बच्चों मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो और बीच में ये इंसिडेंट रे जो लाइट आ रहा है और ये टकरा के जो वापस जा रहा है, बाउंस बैक रिफ्लेक्ट होके जो जा रहा है, इन दोनों के बीच में मैंने बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन लिया है और उस परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल रे। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये प्लेन मिरर है, एक ही प्लेन के ऊपर आपको इंसिडेंट रे भी दिखेगा, नॉर्मल रे भी दिखेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी दिखेगा। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल जो स्ट्रेट 90 डिग्री, इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस
विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद करिए मैंने भी चौथा रूल बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ऑब्लिक आएगा, इंसिडेंट रे जितना ऑब्लिक आएगा उतना ही ऑब्लिक जाएगा। ठीक उसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर है तीनों। एंड सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection will be equal. If this is 40 degree, this will be also 40 degree. Angle of incidence between incident ray and normal, angle of reflection between normal and reflected ray. This is angle of incidence, this is angle of reflection. ये दो laws of reflection. तो अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, रे डायग्राम, कनकेव यानी कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, जिसमें 6 केसेस होते हैं। पहला केस आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी में, तो इमेज कैसे बनेगा। डायग्राम नंबर 1, ये सबसे पहले आप बना देंगे कनकेव मिरर। पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे जैसा आपको बताया जा रहा है, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इट इज वेरी फार अवे, यानी डायग्राम में आपको ऑब्जेक्ट को शो नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी फार अवे एट इंफिनिटी। ये पहला इंसिडेंट रे एक ऊपर से और दूसरा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से। याद करिए बच्चों रूल, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। बताइए रूल नंबर 1 काम आया। और इमेज कहां बनता है, जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट होते हैं। कहां मीट हो रहे हैं, फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज। अब देखिए इमेज का साइज कितना छोटा है, पॉइंट साइज। और कनकेव में जो नेचर होगा वो है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बन गया केस नंबर 1। अब सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे आएगा, फोकस के पास आएगा। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी जो ऑब्जेक्ट है अब वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब ऑब्जेक्ट को आप शो करोगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ये आपका F, ये आपका C, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट अब शो होगा A B, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। अब पहला इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा बच्चों, फोकस से। और दूसरा रूल आप याद करिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाएगा उसी रे से, उसी पाथ से वो वापस आएगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट कर रहे हैं बच्चों, सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनेगा, जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हो, मीट हो। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रहे हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इन्वर्टेड है तो अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज हो जाएगा बी ए, ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटा। यानी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, इमेज कहां बनेगा बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया बच्चों केस नंबर 2। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, एट सी। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये हमारा एफ, ये हमारा सी। अब हमें ऑब्जेक्ट को दिखाना है सी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा कहां पर है, सी में। ये हमारा पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगा बच्चों, फोकस से। और दूसरा इंसिडेंट रे जो फोकस से जाएगा वो रिफ्लेक्शन का पैरेलल निकल जाएगा। रूल नंबर 2 याद करिए, बताइए। जहां ऑब्जेक्ट है इमेज भी वही बना, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी पे है इमेज भी कहां बन रहा है, सी पे, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। यानी अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहां बनेगा बच्चों, सी पे। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। यानी अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या हो गया बच्चों, बी है। रियल एंड इन्वर्टेड, तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहां बनेगा, सी पे। सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ये है थर्ड केस अगर ऑब्जेक्ट सी में है। आप बच्चे चीज नोटिस कर रहे हैं, इमेज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। क्यों? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास आ रहा है इमेज वैसे वैसे बड़ा होता जा रहा है। अब खुद नोटिस करिए, सबसे पहले में ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज था इमेज, फिर स्मॉल हुआ, अब सेम साइज हुआ। अब आप देखेंगे धीरे धीरे इमेज बड़ा होता जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर टू एफ, दैट इज फोकस। फोकस जितना पास होगा इमेज उतना एनलार्ज होगा, उतना बड़ा होगा। अब बच्चों लोग फोर्थ केस करेंगे। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा बच्चों, सी और एफ के बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ये पहला इंसिडेंट रे जो टकराने के बाद कहां से पास होगा, एफ से। और सी को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, डायग्राम में इजी हो जाएगा। जो रे सी से पास होगा रूल के अकॉर्डिंग वो उसी रास्ते से वापस आएगा। ये हमने पढ़ा था बच्चों। ये दूसरा इंसिडेंट रे जो सी से गया ये उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो बताइए कहां इंटरसेक्ट हो रहा है ये, बियॉन्ड सी। इमेज क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, पहला इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकरा के रूल के अकॉर्डिंग वो कहां से पास होगा, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से। और जो सी से इंसिडेंट रह जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वो वापस आएगा। इमेज कहां बनता है, जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रहे हैं, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज बी है। तो अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, एनलार्ज्ड, बड़ा बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। फिफ्थ केस, अब ऑब्जेक्ट रहेगा सीधा फोकस पे और इस केस में इमेज सबसे बड़ा बनेगा। अब ऑब्जेक्ट रहेगा एट एफ पे। फिफ्थ केस, प्रिंसिपल एक्सिस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, पहला इंसिडेंट रे पास होके कहां से
रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगा? एफ से। और जो दूसरा रे सी से जाएगा रूल के अकॉर्डिंग उसी रास्ते वापस। लेकिन इनको हमें इंटरसेक्ट नहीं करना है बच्चों, ये बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट होगा। अब सोचिए, ये जब बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट होगा, अगर यहां के वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सोचिए यहां से यहां कितना बड़ा इमेज बनेगा। मैंने बोला ही था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास आता जाएगा, इमेज वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज बहुत दूर जाके बनेगा। एट इंफिनिटी हाईली एनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड। और आपको एक ट्रिक बताता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा इधर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बन रहा था? फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पे। इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी। यानी अगर पहला केस हमें याद हो गया तो फिफ्थ केस भी हमें याद हो जाएगा। उल्टा हो जा रहा है, यहां पॉइंट साइज, यहां बहुत बड़ा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज बन रहा था फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। इसमें छोटा पॉइंट साइज, इसमें हाईली एनलार्ज। ठीक उसी तरह जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज बन रहा था बिटवीन सी एंड एफ। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। तो देखिए कितना इजी ट्रिक है ये। अगर बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी। ठीक है बच्चों। लास्ट केस, ये एक्सेप्शनल केस है। अब ऑब्जेक्ट चला जाएगा फोकस के भी आगे, बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर इमेज ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज कहां बनेगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? पोल। ठीक है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को जो स्फेरिकल सरफेस के बीच में, उसको पोल कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस और पोल के बीच में, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा? फोकस। और जो सी से जाएगा उसी रास्ते। लेकिन अब ये दोनों इधर मीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्फिनिटी तक जा चुके हैं, अब इन्फिनिटी के बाद कोई जगह ही नहीं है। तो इमेज कहां बनेगा? ये दोनों कहां मीट करेंगे? बिहाइंड द मिरर। ये दोनों कहां मीट करेंगे? बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट ए भी है, इमेज इस बार उल्टा नहीं होगा। और वर्चुअल क्यों? बिहाइंड द मिरर। अब तक तो मिरर के सामने इमेज बन रहा था, तो वो शो हो रहा था, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल किसको बोलते हैं? जो शो नहीं हो सकता। जैसे शैडो इज अ वर्चुअल इमेज, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। इसीलिए ये इमेज क्या होगा? वर्चुअल, बिकॉज ये शो नहीं होगा और ये इरेक्ट रहेगा। यानी अगर फोकस और पोल में है तो इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। इमेज रहेगा एनलार्ज्ड। देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गए आपके कनकेव यानी कन्वर्जिंग मिरर के 6 केसेस और उनके रे डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग का 2 केस। इसमें 2 ही केस है। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहेगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमें शो नहीं करना है। ये पहला इंसिडेंट रे, ये दूसरा इंसिडेंट रे, ये तीसरा इंसिडेंट रे, ये फोर्थ इंसिडेंट रे। रूल के अकॉर्डिंग कहां से जाएगा? ये फोकस। ये डायग्राम हमने पहले भी बनाया था।
इसको डाइवर्जिंग इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये यहां से स्प्रेड आउट हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, फैल जाता है। तो इमेज कहां बनेगा? फोकस में। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज बनेगा फोकस पे, साइज पॉइंट साइज, और कन्वेक्स में वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड केस, अब ऑब्जेक्ट रहेगा पोल और इंफिनिटी के बीच में। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेज रहेगा बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। दूसरा केस, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है पोल, और ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहां पुट कर दिया, ये इंफिनिटी बहुत दूर और पोल यहां पे पुट कर दीजिए अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये पहला इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास होगा? फोकस से। और जो सी से जाएगा उसी रास्ते निकल जाएगा। बच्चों आपको याद होगा मैंने बताया था। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रहे हैं? पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, इसमें इमेज उल्टा नहीं होता, इरेक्ट होता, तो ये भी ए बी। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट हो रहे हैं? पोल और फोकस के बीच में। तो और ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस, स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गए रे डायग्राम कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है जिसमें मिरर से लाइट टकरा के वापस आता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट वापस नहीं आएगा, इट विल पास, ये पार हो जाएगा उसके। तो रिफ्रैक्शन मिरर में होता था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होता है बच्चों लेंस में या ट्रांसपेरेंट सरफेस में। और एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है क्या? द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। और इसमें रेयरर टू डेंसर, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, रेयरर मीडियम किसको बोलेंगे? जिसमें पार्टिकल्स दूर हैं, मॉलिक्यूल्स दूर हैं, और डेंसर जिसमें पार्टिकल्स पास हो। जैसे सॉलिड, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास है तो सॉलिड क्या हो जाएगा? डेंसर। एयर की बात करूं, एयर में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, क्या हो जाएगा? रेयरर। और अगर लिक्विड की बात करूं, इसमें पार्टिकल्स थोड़े से पास पास होते हैं। मतलब अगर मैं सॉलिड और लिक्विड की बात करूं तो सॉलिड डेंसर और लिक्विड रेयरर। और अगर एयर और लिक्विड की बात करूं तो एयर हो जाएगा रेयरर और लिक्विड हो जाएगा डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, यानी कि खाली जगह से भीड़ वाली जगह में जाएगा, तो जो उसकी स्पीड है वो लेस हो जाएगी। आप खुद सोचिए, आप एक खाली सड़क से, जो सड़क बिल्कुल खाली है, आप एकदम दबदाते हुए गाड़ी निकाल दी एकदम मस्त, अचानक से आप भीड़ वाले रोड में गए, वहां से भीड़ वाली सड़क में गए, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो उसी तरह लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, खाली जगह से भरी हुई जगह में जाएगा जिसमें पार्टिकल्स पास है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। और वहीं अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा, भीड़ वाली जगह से खाली वाली जगह में जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से दूर निकल जाएगा। अब इसको हम डायग्राम में समझते हैं। मान लेते हैं ये कंटेनर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, वाटर के साथ। दिस इज वाटर। अब ऊपर में क्या है? एयर, और नीचे भी क्या है? एयर। तो वाटर जो है वो डेंसर हो जाएगा और एयर जो है वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। अब ये लाइट आया, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। दिस इज अवर इंसिडेंट रे। और बीच में क्या होगा? नॉर्मल। मैंने बताया था आप लोगों को, जो 90 डिग्री वाला लाइन होता है इमेजिनरी, उसको हम क्या ले लेते हैं? नॉर्मल। अब मान लो ये बेंड नहीं होता, ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम, और नॉर्मल के पास आ जाएगा। मतलब अगर ये बेंड नहीं होता तो ये सीधा निकल जाता, बिल्कुल, लेकिन ये बेंड हो जाएगा। किसकी ओर बेंड होगा? नॉर्मल के पास आ जाएगा। देखिए आ गया नॉर्मल के पास। अगर बेंड नहीं होता तो बिना डिफ्लेक्ट पे सीधा निकलता, लेकिन बेंड होके देखिए नॉर्मल के पास आ गया। ठीक है, तो ये जो रे है, ये जो ब्लू में बनाया है, ये क्या है बच्चों? ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये वापस वाटर से बाहर की ओर जा रहा है, रेयरर से किसकी ओर जा रहा है? सॉरी, डेंसर से किसकी ओर जा रहा है? रेयरर की ओर। तो जब डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको फिर से बनाऊं नॉर्मल, अगर ये सीधे निकल जाता तो ये ऐसे जाता, लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई, ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो जब दोबारा रिफ्रैक्शन हो उसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। क्या कहलाएगा बच्चों? ये इमर्जेंट रे। तो ये रिफ्रैक्शन है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर हम अपने ज्वेलरी दुकान में अगर आप गए हैं, आप देखिए होंगे उसमें लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास में नींबू रखते हैं शगुन के लिए। तो जब वो नींबू को हम बाहर से देखते हैं तो नींबू जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में जब आप उसको रियल में देखेंगे तो वो छोटा होता है। ये भी रिफ्रैक्शन का एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल। एक और, हमको लगता है जो पानी का डेप्थ है वो ऊपर है, उसकी शैलोनेस कम है, लगता है गहराई यहां पर है, लेकिन जब हम उसको रियल में देखते हैं तो गहराई नीचे होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो बेंड हो जाता है। अब लाइट ये जा रहा है, अब एयर से जा रहा है वाटर में, बेंड हो जाएगा। तो बेंड होने की वजह से जो एंगल ऐसे होना चाहिए वो ऐसे हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि उसका जो डेप्थ है वो ऊपर है, लेकिन रियल में उसकी डेप्थ और नीचे होती है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब ह्यूमन आई के लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट आई प्रॉब्लम्स होती है वो क्या है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब द ऑटोमेटिक एबिलिटी ऑफ अवर आईलेंड्स टू फोकस। जो आईलेंड्स है हमारी आंखों में वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो जाता है ऑब्जेक्ट को देखते हुए कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है या कितना पास है। उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर तक हमें क्लियरली दिखेगा अगर हमारी आई हेल्दी है, हमको कोई आई डिजीज नहीं है। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से पास लाया तो वो हमें ब्लर दिखाई देगा। इसका मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इंफिनिटी। फार पॉइंट मतलब दूर तक हम आराम से देख सकते हैं, जैसे चांद, तारे, स्काई, ये सब हमें आसानी से दिखता है अगर हमारी आई हेल्दी है। तो फार नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर
और फार पॉइंट है इन्फिनिटी, बहुत दूर तक। ठीक है, अब सबसे पहला जो आई डिजीज है जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, मायोपिया, इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। अब इसमें कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा अगर हमें अपने विजन को ठीक करना है? तो कॉन्केव लेंस यानी माइनस पावर। आइए देखते हैं इसका रीजन क्या है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, या तो हमारा आई लेंस बहुत ज्यादा उसमें कर्वेचर है, बहुत ज्यादा वो इलोंगेटेड है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी हमारी आंखों का जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड है, बहुत बड़ा है, और उससे क्या होगा, बड़े चीज को प्रॉपरली फोकस करने में दिक्कत होती है। समझिए, आपके हाथ में मैंने एक छोटा बॉल दिया, आप उस बॉल को बहुत दूर फेंक सकते हैं। वाई? बिकॉज उस छोटे बॉल का ग्रिप बना पा रहे हैं। ये लिया और आपने फेंक दिया। लेकिन आपको मैंने बहुत बड़ा फुटबॉल दिया, अब बोला इसको फेंको, आप इसको दूर तक फेंक नहीं पाओगे बिकॉज वो बॉल बहुत बड़ा है, ग्रिप नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से वो दूर तक जा नहीं पाएगा। अब आई बॉल बड़ा होने के कारण वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इमेज कहां बनता है? रेटिना में। जैसे मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्प्ले, हमारे आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेटिना, जहां इमेज बनता है। लेकिन क्योंकि आई बॉल बड़ा है, इलोंगेटेड है, तो प्रॉपर फोकस ना कर पाने के कारण आप देखेंगे जो इमेज है वो कहां, ये रेटिना है, रेटिना के आगे बन रहा है, देखिए। और इसके लिए हमें पहनना पड़ेगा कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस। जो इमेज रेटिना के आगे बन रहा था उसको वो सीधा कहां लेके जाएगा? रेटिना पे, और वो क्लियरली हमें दिखाई देगा। तो ये था नियर साइटेडनेस, मायोपिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 to 5 मार्क्स में आने के चांसेस है। इसके बाद फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का दिखाई नहीं देता। देखिए मैंने क्रॉस बना हुआ है, डिस्टेंट दूर का नहीं दिखाई देगा, इसमें नियर बाई, पास का दिखाई नहीं देगा, और इसमें पहनना पड़ेगा कन्वेक्स लेंस प्लस पावर। अब इसका डायग्राम यहां मैंने बनाया है आपका। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है हाइपरमेट्रोपिया के पीछे? फोकल लेंथ टू लॉन्ग, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है फोकस का आई लेंस से, या आई बॉल आपका बहुत छोटा है, और आई बॉल छोटा होने के कारण जो है इमेज ज्यादा फोकस हो जाएगा, और जितना दूर जाना चाहिए था उससे भी आगे निकल जाएगा। इमेज बनना चाहिए रेटिना पे, पर आई बॉल छोटा होने के कारण वो इतना शार्प उसको फोकस करेगा कि वो रेटिना से ही आगे निकल जाएगा। तो इसके लिए कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस, जो इमेज को वापस रेटिना में लेकर आएगा। तो ये था बच्चों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब प्रेस बायोपिया, ये प्रेस बायोपिया क्या होता है? नॉर्मली जब लोग एजेड हो जाते हैं, यहां पे ये जो अब दिख रहा है, ये यहां पे हमारे सिलियरी मसल्स होते हैं, आंखों के जो मसल्स हैं उसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, जो आंखों को, आई लेंस को एकदम स्ट्रेट, एकदम अपने जगह पे होल्ड करके रखता है। आप किसी का वीडियो बना रहे हो, फोटो ले रहे हो, अगर वो बार बार हिल रहा है तो क्या विजन क्लियर होगा? अभी जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार ऐसे 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 मूव करूंगा, क्या आपको क्लियर दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो किसी भी चीज के प्रॉपर विजन के लिए उसका स्टेशनरी होना बहुत जरूरी है। लेकिन एज होने के बाद जब आंखों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, एजिंग साइंस आते हैं, तो ये जो हमारा सिलियरी मसल्स है लटक जाता है, सिलियरी मसल्स से झूल जाता है, और आई लेंस को जो सिलियरी मसल्स ने होल्ड किया हुआ था वो लूज हो गया, तो आई लेंस अपनी जगह से हिल गए, और इस वजह से आपको ऑब्जेक्ट का जो पास के ऑब्जेक्ट्स है वो आपको दिखाई नहीं देते, नियर विजन उसका कम हो जाता है। तब उस डिजीज को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। कुछ लोगों को दूर का भी नहीं दिखाई देता, पास का भी नहीं दिखाई देता, तब उनको कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पहनना पड़ता है। और दोनों चश्मे तो नहीं पहनेंगे, तो क्या पहनेंगे? बाईफोकल लेंस, जिसमें कनकेव लेंस भी होता है और कॉन्केव लेंस भी होता है। वो फ्यूज करके बनाया जाता है ताकि आदमी को दूर का और पास का दोनों दिखाई दे, उसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। तो ये था मेट्रोपिया, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। इसमें फार पॉइंट दूर हो जाता है और इसमें नियर पॉइंट ज्यादा पास आ जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर से आपको क्लीन दिखना चाहिए, लेकिन
अगर आपको मायोपिया है तो 25 सेंटीमीटर से अगर आगे भी है तो वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हाइपरमेट्रोपिया में पास का दिखाई नहीं देगा और मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देगा। जब मायोपिया हो तो कनकेव लेंस माइनस पावर, जब हाइपरमेट्रोपिया हो कॉन्वेक्स लेंस प्लस पावर। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर को कहते हैं डायोप्टर और पावर का फॉर्मूला है 1 फोकल लेंथ, यानी पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू फोकल लेंथ। मोर फोकल लेंथ लेस पावर, लेस फोकल लेंथ मोर पावर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ह्यूमन आई कंप्लीट।